क्या आपको भी है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का इंतजार? तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आपके अपने कर्मवीर सर एक बार फिर से हैं तैयार। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबको क्लास 10th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स सिखाने वाला हूं। तो आप नजर गड़ा करके इस पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक बात मैं आज सिखा कर रहूंगा। तो बच्चों, आओ देखो समझो। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। यहाँ लिखा हुआ है अध्याय 1 क्लास 10, यानी क्लास 10th के अध्याय 1 पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या के पास में दो गो बच्चा है। एक बच्चा का नाम है परिमेय संख्या और दूसरे बच्चा का नाम है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। अभी ये दोनों का परिभाषा हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा ये सब चीजें समझ लीजिए। बाबू, परिमेय संख्या को 7 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृत, पूर्ण पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। प्राकृत, पूर्ण पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो आइए समझाते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ओके, तो जो संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सभी संख्या प्लस वाला है। इस सभी संख्या कौन वाला है? प्लस वाला। प्लस वाला का मतलब पैसा वाला। प्लस वाला का मतलब पैसा वाला। और जो आदमी पैसा वाला होता है उसके घर में नौकर होता है। यानी प्राकृत संख्या के परिवार में एक नया संख्या जोड़ दीजिए, ये है प्राकृत संख्या। ये कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। और इसी के परिवार में एक नया संख्या जोड़ दीजिए जिसका नाम है शून्य। शून्य मतलब नौकर, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए, जैसे ही शून्य मिलाए, संख्या का एक नया परिवार बना और संख्या के इस नए परिवार को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। कौन संख्या कहेंगे बाबू? पूर्ण संख्या। अब आइए, अब आपके सामने है पूर्णांक संख्या। कुछ नहीं करना है। अब पूर्ण संख्या के पास में देखिए पैसा भी है, नौकर भी है। ये अब दान देगा। किस में दान देगा? गरीबों में दान देगा। और गणित का गरीब कौन है? ऋणात्मक संख्या। गणित का गरीब कौन है? ऋणात्मक संख्या। देखिए कौन होगा पूर्णांक? चलो बाबू, पूर्ण तो आप लिख दो, पूर्ण लिख दो, पूर्ण लिख दो अनंत तक, और इसमें ऋणात्मक गिनती का संख्या मिक्स कर दो, है ना। माइनस वाला जैसे ही आप मिक्स किए, ये जो संख्या बना, इसी संख्या का नाम है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या बाबू? पूर्णांक संख्या। आइए अब अगली संख्या समझते हैं। अगली संख्या का नाम है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या का मतलब होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे देखिए, 2 से पूरा पूरा भाग किस में जाएगा बाबू? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो ये जो संख्या दिख रहा है, इस संख्या का नाम है सम संख्या। अब आगे समझते हैं विषम संख्या। सम संख्या का जस्ट विपरीत विषम संख्या, वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए। जैसे जैसे 1, ओके, 3, 5, 7, ये अनंत तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा बाबू? अनंत तक जाएगा। तो ये जो संख्या आपको दिख रहा है, इसको कहेंगे विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। अब आइए भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या फिर यौगिक संख्या। भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 2-3 थाली से ज्यादा थाली में खाता हो, है ना। 2 थाली से अधिक थाली में खाने वाला को भाज्य संख्या कहेंगे। अधिक थाली का मतलब समझिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं 4। 4 में 1 से भाग दीजिए, 1 चौका 4, कट गया। 4 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, कट गया। 4 में और कोई संख्या से भाग जाएगा? सोचो सोचो सोचो। हाँ, 2 से जाएगा। चलो 2 से भाग लगा दो, 2 दूना 4, चलो कट गया। अब देखो ये जो 4 है कितने थाली में खा रहा है? 2 से अधिक थाली में। ये 4 1 से विभाजित, 4 स्वयं से विभाजित और 4 अन्य से विभाजित। 4 1 से विभाजित, 4 4 से विभाजित और 4 किसी अन्य से विभाजित। 3-3 थाली में खा रहा है। तो ऐसे संख्या को कहेंगे भाज्य संख्या। परिभाषा समझिए, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहला भाज्य संख्या कौन होगा? 4 से शुरू होगा। 4, उसके बाद 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10। ये सभी संख्या कौन संख्या है? भाज्य संख्या। ये सभी संख्या कौन संख्या है? भाज्य संख्या। अब समझते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य के जस्ट उल्टा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल से समझो, जो सिर्फ 2 थाली में खाएगा। जो सिर्फ कितने थाली में? 2 थाली में खाएगा। जैसे 2 को ले लीजिए, 2 में बाबू 1 से भाग दे दो, 1 दूना 2, कट गया। फिर 2 में भाग दे दो 2 से, 2 एक कम 2, कट गया। अब बताओ 2 में किसी अन्य संख्या से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, 2
एक से विभाजित है और दू स्वयं से यानी दू से विभाजित है। दू जो है सिर्फ 2 थाली में खाना खा रहा है, तो दू कौन संख्या होगा? अभाज्य संख्या। और दू से अधिक थाली में खाने वाला भाज्य संख्या। ओके, तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का। दू, दू के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ये सब कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। अब दिमाग का बत्ती जला, सर 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 एक कौन संख्या है? एक। एक भाज्य है कि अभाज्य? आइए बताते हैं। एक नभाज्य, एक नभाज्य, एक नौ अभाज्य। एक नभाज्य और एक न अभाज्य, याद रहेगा। एक नभाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। चलिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले हम 3 लेक्चर बना चुके हैं। ओके, अगर आप तीनों लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वहां पर तोड़ तोड़ के बताए थे, यहाँ पर इकट्ठा करके बताए हैं। परिमेय संख्या कहता है वैसा संख्या जो p बटा q के रूप का हो। वैसा संख्या जो किसके रूप का हो? p बटा q के रूप का हो, जहां p और q के जगह पूर्णांक होना चाहिए। p और q के जगह क्या होना चाहिए? पूर्णांक। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझो, परिमेय संख्या वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में हो, p और q पूर्णांक हो, q के जगह शून्य नहीं हो, अर्थात नीचे 0 नहीं होगा। अभी अभी पूर्णांक आपको समझाए थे। पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2। अब यहाँ से कोई दो संख्या उठाइए, एगो ऊपर रख दीजिए, एगो नीचे, एगो ऊपर एगो नीचे, वो बन गया परिमेय संख्या। कैसे? देखिए, यहाँ से एक पूर्णांक उठा लो 3, यहाँ से एक पूर्णांक उठा लो -2। अब ये जो संख्या बन गया, ये बन गया परिमेय संख्या। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। कहिएगा सर ये तो p बटा q के रूप में नहीं है। है रे पगला, नीचे में एक है, सबके नीचे में क्या है? एक है। अब देखो p बटा q के रूप में है या नहीं है? है। तो p बटा q के रूप में होगा, उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को ध्यान से समझिएगा। अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप का न हो, p बटा q के रूप का न हो। चलिए ध्यान से समझिए। √2, √3, √5। चूंकि ध्यान से देखो कि p और q तो होना चाहिए पूर्णांक। क्या √2 पूर्णांक है? नहीं। √3 पूर्णांक है? नहीं। √5 पूर्णांक है? नहीं। तो ये सब कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और इसका एग्जाम्पल ले लो, √2 जोड़ 3, √3 - 2, ये सब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब आता है मेन मुद्दा का बात कि सर तनी सा बताइए, ये जो पाई है ये कौन संख्या है? और पाई का जो वैल्यू है 22/7, ये कौन संख्या है? तो बाबू पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय। और ये जो 22/7 है ये आ जाता है परिमेय संख्या में। 22/7 कौन संख्या में? परिमेय संख्या में। अब आप पूछेगा कि सर इसके अलावा भी और कोई परिमेय अपरिमेय होता है? हाँ बिल्कुल होता है। चलिए आइए समझते हैं। ध्यान से तनिए साथ नजर बना के रखिए, एक एक बात हम आपको समझाएंगे। ध्यान से देखते रहिए। इधर हम अभी परिमेय संख्या लिख रहे हैं। देखो बाबू, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, ये जो बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। और देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 6 अनंत तक बढ़ते जाएगा। ये सब कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन दशमलव वाला में अगर 5.2 है, यानी ठहरा हुआ है दशमलव के बाद, तब इसको कहेंगे परिमेय संख्या। अब आप ध्यान से देखे होंगे 5.2, 2, 2, 2। सर ये तो बढ़ते जा रहा है। देखिए 2, 2, 2, 2 बढ़ते जा रहा है। तो बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय? बाबू इसी को लिखते हैं 5.2 के ऊपर रैकरिंग। 5.2 के ऊपर रैकरिंग। और जितना भी रैकरिंग वाला संख्या होगा सब होगा परिमेय संख्या। आइए अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझने से पहले नीचे कुछ बचपन में आप भाग सीखे होंगे। ये भाग दिया हुआ है और पहले इस भाग को आइए भाग करते हैं। तो 6 को भाग दीजिएगा, 6 6 18, शेष कितना आएगा? 3। चलिए इधर भाग दीजिएगा, 4 तिहाई 12, शेष कितना आएगा बाबू? 1। इधर भाग दीजिएगा, 6 पंचे 30, शेष कितना आएगा? 0। अब तनिए समझिएगा कि सर 3 में 1, 3 से 1 में कैसे भाग दीजिएगा? यहाँ पर आप फंसिएगा, हम आपको फंसने नहीं देंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि आप तो सीधा भाग लगाइएगा। सर 3 है, 1 है, 0.0, 3 तिहाई 9, फिर घटा दो 1।
आप ऐसा बता सकते हैं हमको, लेकिन हम आपको दूसरे तरीका से बताएंगे। चलिए कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिए बोर्ड पर। बाबू 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ऐसा आप 3 का पहाड़ा पढ़े होंगे। ओके, आइए अब क्या इससे पीछे कोई पहाड़ा है? हाँ है। 3 को अगर 0 बार में पढ़िएगा तो क्या मिलेगा? 0। चलिए 0 बार में पढ़िए, 0 1 से तो छोटा ही है, घटा दिए 1, बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्या आप ध्यान से देखो, इसको हम 21 बराबर 6 गुना 3 जोड़ 3 लिख सकते हैं। क्या इसको 13 बराबर 4 गुना 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं? 4 तिया 12 1 13, हाँ लिख सकते हैं। क्या इसको 30 बराबर 6 गुना 5 जोड़ 0 लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या इसको 1 बराबर 3 गुना 0 जोड़ 1 ऐसा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो बीच में है इसको कहते हैं बाबू भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। चलिए इधर समझाते हैं। बीच में होता है भाज्य, ओके, और बाहर में होता है भाजक, इधर होता है भागफल, ओके, और नीचे में लिखते हैं शेषफल। क्या लिखते हैं? शेषफल। इस सब का संकेत के रूप में यूज करते हैं। भाज्य को ए, भाजक को कहते हैं बी, भागफल को कहते हैं क्यू, और शेषफल को कहते हैं बाबू आर। ओके, तो अगर इसको ठीक से सेट किया जाए तो इसको आप लिख सकते हो कि सर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ही लिखा हुआ है। भाज्य, भाज्य कितना है? 21 गुना भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो इसको ऐसा। अब इसको अगर संकेत के रूप में आप लिखे तो लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू, बी गुना क्यू प्लस आर। ओके, अब एक बात तनी ध्यान से समझिएगा, आर का मान यहाँ पर ये जो आर ही है ना, ये क्या है? आर है, और आर का मान यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 6। बी से आर छोटा है, बी से आर छोटा है। चलो यहाँ पर लिखते हैं कि सर आर जो है छोटा है किससे? बी से। अब यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू क्या है? 1, अभी भी बी से छोटा है आर, ये बी ही होता है ना, तो बी से छोटा है आर, बी से छोटा क्या है? आर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आर का वैल्यू यानी शेषफल का वैल्यू क्या है? 0 है। शेषफल का वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर जो है 0 भी होता है, आर क्या है? 0 भी होता है। अब यहाँ पर देखिए आर क्या है? 1 है, आर क्या है? 1 है। लेकिन इस चारों भाग में आर आपको ऋणात्मक नहीं दिख रहा है। आर आपको ऋणात्मक यानी माइनस में दिख रहा है क्या? आर नहीं, आर का वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ा है। वही बात को यहाँ लिखो कि आर का जो वैल्यू है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। आर का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। इसको क्या पढ़ेंगे? आर बड़ा है 0 से या फिर 0 के बराबर है। अब इस पूरे कंडीशन को आप इस रूप में लिख सकते हो कि भाई 0 से बड़ा या बराबर आर है और आर से बड़ा बी है। 0 से बड़ा या बराबर आर है और आर से बड़ा क्या है? बी है। ओके, जो ये भाग में दिख रहा है। और ये इसी बात को अब आपके किताब में क्या लिखा हुआ है हम आपको पढ़ के, लिख के, सुन के और फिर समझाने का प्रयास करते हैं। किताब में लिखा हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, ऐसी अद्वितीय, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है कि, विद्यमान है कि ए बराबर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। ऐसा कहानी लिखा हुआ है। अभी कहानी को समझना है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट का और समय दीजिए। बाबू यहाँ पर लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में तो आप समझते होंगे। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1 2 3 4, ये सब प्लस वाला पूर्णांक। तो इधर से माइनस भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन यहाँ पर बोला 2 धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला पूर्णांक। कौन और कौन? ए और बी। अब ये जो नीचे भाग दिए थे, बताओ सभी जगह हम 2 संख्या लिए थे। 21 6 4 13 6 30 3 1, 2 संख्या लिए थे। यहाँ पर भी बोला कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ये होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या
क्यू और आर विद्यमान है कि पूर्ण संख्या क्यू और आर नहीं लिखे, क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी पूर्ण संख्या क्या होगा, क्यू होगा पूर्ण संख्या, आर होगा पूर्ण संख्या। ओके, और ए और बी कौन होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। आप ध्यान से समझिए, ए मान लीजिए आपका ए है और ए बी है, क्यू और आर ध्यान से देखिए, क्यू कितना है 3, आर कितना है 3, इधर क्यू 3, आर कितना 1, इधर क्यू कितना 5 और आर कितना 0। यानी कि आर 0 हो सकता है और है भी, और क्यू भी 0 हो सकता है और है भी। यहाँ पर बोला ना अद्वितीय पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो यहाँ से होता है, तो क्यू और आर 0 भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए क्यू 0 है, इधर देखिए आर 0 है। तो ये था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो इस भाग विधि में इसको इस रूप में सेट किया जाता है। इसका उपयोग प्रश्नों को सॉल्व करने में किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।